अस्सलामुअलैकुम। अलगारिथम की एग्जांपल्स को कवर करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। फर्स्ट एग्जांपल तक हमने कर लिया है। अगर अभी तक आपको यही नहीं पता कि अलगारिथम क्या है तो आप स्टार्ट से देखें इस चैप्टर को, उसके लेक्चर अवेलेबल होंगे और थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे दूंगी। अलगारिथम बेसिकली अलगारिथम का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो उसका आपने सिंपल सोल्यूशन बताना है, उसके स्टेप बताने के ये स्टेप लेंगे तो हमें इसका सोल्यूशन मिल जाएगा और प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब वो सोल्यूशन जो आपने स्टेप बताया है, सोल्यूशन में स्टेप बताएं, उनको आपने एक सीक्वेंस में बताना है, उनकी नंबरिंग देनी है कि फर्स्ट स्टेप कौन सा होना चाहिए, सेकंड कौन सा होना चाहिए, और इसके अलावा हर स्टेप में आपने बताना है सिंपल इंग्लिश के जरिए कि उस स्टेप में एक्चुअल में करना क्या है। यही अलगारिथम होता है। अब उन्होंने कहा आपको पता तो चल गया इसकी प्रॉपर्टीज का, अलगारिथम की, आप कुछ एग्जाम्पल सोल्व करके इसको पक्का करें। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 2 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हमने कवर कर ली है, तो एग्जाम्पल है, बेसिकली आप इसे कह सकते हैं एक तरह की उन्होंने प्रॉब्लम दे दी कि ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन बता दें अलगारिथम में। यानी सिर्फ इधर हमने क्या देखना है, लॉजिक देखना है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं देखनी, कोई उसका सिंटैक्स नहीं देखना, रूल नहीं देखना, सिर्फ लॉजिक देखना है। अब ये लॉजिक सेम एज इट इज ये भी हो सकता है, इसके अलावा अगर कोई आपके जहन में लॉजिक आता है कि इस प्रॉब्लम को इस तरह से भी तो हम सोल्व कर सकते हैं, तो आप उसे भी ट्राई कीजिएगा, उसे भी बताइएगा नीचे कमेंट में। मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो लॉजिक बनाया वो ठीक बनाया है या नहीं बनाया। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 2 में। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक अलगारिथम है, ये जो बताया गया है, इसमें उन्होंने कहा कि इनपुट रेडियस फ्रॉम द यूजर एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल। यानी प्रॉब्लम ये है कि हमने एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? एरिया ऑफ सर्कल, और हमारे पास सिर्फ रेडियस है, हमें सिर्फ रेडियस दिया जाएगा। यानी यूजर कहेगा ये रेडियस है सर्कल का, मुझे एरिया बता दो। तो एरिया फाइंड करने के लिए रेडियस है हमारे पास, और एरिया का जो फार्मूला है वो भी उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा कि आप पाई यानी 3.14 डायरेक्ट कीमत बता दी और रेडियस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें इन तीनों चीजों को, तो आपके पास एरिया आ जाएगा। यानी हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास रेडियस का फार्मूला भी आ चुका है। तो बस इसमें हमने कीमतें पुट करनी होती है, ऐड करनी होती है। तो इसमें डायरेक्ट रेडियस तो हम ऐड नहीं कर सकते खुद से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यूजर से लेंगे। यूजर बताएगा हमें कि क्या रेडियस है, उसके बाद उस रेडियस की वैल्यू इन आर में हम देंगे, इन रेडियस में दे देंगे, और जो भी कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आएगी, फाइनल वैल्यू आएगी, आउटपुट आएगी, वो हम एरिया को दे देंगे। यानी एरिया के अंदर वो चली जाएगी और उसके बाद हम उसे डिस्प्ले करवा देंगे। तो हमारे जेन में तो बेसिक यही चीज बन रही है इस वक्त। अब इस चीज को आपने एक पेपर और पेन लेना और उधर लिख देनी है स्टेप में, और उसी को हम अलगारिथम कहेंगे। यानी सबसे पहले तो हमने स्टार्ट करना होता है ना, तो आप सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, स्टार्ट। हमने स्टार्ट किया सोल्यूशन, उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास जो इस फार्मूले में इस रेडियस की जगह जो हमने वैल्यू एंटर करनी है, हमारे पास वो वैल्यू तो होनी चाहिए ना। तो इसका मतलब पहले हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए, तो वो हम यूजर से इनपुट करवाएंगे कि यूजर हमें बताएगा, और उसको हमने फर्स्ट किया। यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमने रेडियस आर में लिया, आप डायरेक्ट यहाँ पे पूरा रेडियस भी लिख सकते हैं। अब कोई और भी चीज यहाँ पे लिख के कह सकते हैं कि मैं इसमें वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ रेडियस की। ठीक हो गया। यहाँ पर उन्होंने आर इसलिए बताया कि रेडियस आर से स्टार्ट हो रहा है, तो समझने में आसानी रहेगी कि हमने रेडियस में इनपुट कर दी वैल्यू। उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ गई, अब हमने इस फार्मूले में लगानी है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ आर की वैल्यू चाहिए थी, वो हमने ले ली, अब इस फार्मूले में लगा दी। अब यहाँ पर जो इज इक्वल टू है, इसका मतलब ये नहीं कि एरिया और ये दोनों चीजें बराबर है। इसका मतलब होता है, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, याद रखिएगा। अब जो भी यहाँ पे फाइनल वैल्यू आएगी वो एरिया को असाइन हो जाएगी। अब वो एरिया के अंदर है, यानी अब हम प्रिंट करवाएंगे एरिया, तो इसकी जगह पे क्या वैल्यू प्रिंट होगी। ये एरिया प्रिंट नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर जो वैल्यू आ चुकी है, इसको कैलकुलेट करने के बाद वो प्रिंट हो जाएगी। तो हमने बेसिकली क्या कर लिया, हमने इनपुट ली रेडियस की, उसका जो फार्मूला था उसमें वो वैल्यू देके उसका एरिया कैलकुलेट करके प्रिंट करवा दिया। अब हमें तो इतना ही बताया गया था, जो प्रॉब्लम थी वो हमने सोल्व कर ली, तो इसका मतलब अब हम प्रोग्राम का एंड कर देंगे। तो ये हमने बेसिक स्टेप लिए अपनी एग्जाम्पल 2 को सोल्व करने के लिए। अब एग्जाम्पल 3 की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपने 1 या 2 मिनट के लिए अपनी आईज बंद रखनी है और अपने दिमाग में विजुलाइज करना है कि अभी जो मैंने प्रॉब्लम सोल्व की, मैंने क्या किया। मैंने पहले स्टेप में ये किया, दूसरे में मैंने इनपुट ली, मैंने इनपुट से पहले क्यों नहीं शो करवा सका, मैं एरिया क्यों नहीं कैलकुलेट कर सका, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए थी आर में पुट करने के लिए। अच्छा, तो पहले मैंने आर लिया, फिर मैंने एरिया में उसको
असाइन कर दिया जो भी फाइनल वैल्यू आई और बाद में उस वैल्यू को मैंने प्रिंट करवा दिया तो मेरी प्रॉब्लम सोल्व होगी। जब आप इस तरह से आप प्रॉब्लम को देखेंगे, उसके लॉजिक को देखेंगे तो लॉजिक बिल्डिंग बहुत ज्यादा हमारी इंक्रीज होने वाली है आने वाले लेक्चर में, जब हम प्रैक्टिकली वे में कर रहे होंगे, प्रैक्टिकल हम कर रहे होंगे, अपना हर प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे होंगे, रन करके देख रहे होंगे, मुख्तलिफ वे देख रहे होंगे कि जहाँ पे एरर ज्यादा आते हैं, क्यों आते हैं, बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं, हर चीज को समझने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी उन्होंने कहा कि ये एक तरह का एल्गोरिथम है जिसमें आपने डिस्टेंस कवर करना है कि भाई एक कार है जो कि मूव कर रही है इतनी स्पीड पर इतने टाइम से, उसका मुझे डिस्टेंस बता दो। उसने कहा कि आपने इनपुट करवा लेनी है एवरेज स्पीड के, कितनी स्पीड से जा रही है अपनी कार और उसका टाइम कितना हो गया उसको जाते हुए, तो फिर आप इस फार्मूले में उसमें पुट कर दें। अभी तक यहाँ तक उसने हर चीज आपको बता दी, लेकिन हम इसे समझेंगे, फिर भी समझेंगे कैसे कि एक कार है वो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो डिपेंड करेगा वो किस स्पीड से जा रही है। अगर उसकी स्पीड ज्यादा है तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, और कितना टाइम हो गया उसे डिस्टेंस कवर करते हुए। अब इस बात को एग्जांपल के जरिए समझते हैं। अब एक कार है वो एक स्पीड से जा रही है, ठीक है, और आधा घंटा हो गया उसे चलते हुए, और एक दूसरी कार है वो ज्यादा स्पीड से जा रही है, उसे भी आधा घंटा हो गया चलते हुए, तो कौन सी कार ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी? जाहिर बात है जिसकी स्पीड ज्यादा है, क्योंकि टाइम तो सेम है लेकिन स्पीड की वजह से एक कार ज्यादा डिस्टेंस कवर कर जाएगी। इसी तरह एक का टाइम अगर हम कम करके देखें तो इस तरह से दोनों में डिफरेंस आ रहा होता है। तो बेसिक हमें डिस्टेंस जो पता चलेगा वो पता चलेगा कि कार की स्पीड कितनी है और उसे कितना टाइम हो गया स्पीड से चलते हुए। तो इसलिए हम इन चीजों को पहले इनपुट करवाएंगे, भाई हमें स्पीड बता दो, उसकी टाइम बता दो, और हम उसे डिस्टेंस बता देंगे। तो डिस्टेंस का हमारे पास फार्मूला है, लेकिन हमारे पास स्पीड कितनी है यानी उसकी वेलोसिटी कितनी है और टाइम कितना हो गया उसे चलते हुए, कितने टाइम से वो इसी स्पीड पे जा रही है, ये दो चीजों का होना जरूरी है इस फार्मूले में पुट करने के लिए। तो हम ये दो चीजें कहां से लेंगे? यूजर से लेंगे। यूजर हमें बताएगा भाई कितनी स्पीड से जा रही है कार और कितना टाइम हो गया उसे। तो हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम स्पीड इनपुट एवरेज स्पीड यानी किस एवरेज स्पीड से वो जा रही है कार उसकी वैल्यू लेंगे, फिर हम कहेंगे कितना टाइम हो गया जी, वो टाइम लेंगे, और उसके बाद इन फार्मूले में इन वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पे बी की वैल्यू जो यूजर ने इनपुट की है वो होगी, यहाँ पे टी की वैल्यू होगी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू होगी वो एस के बराबर होगी। क्या? नहीं, वो एस के बराबर नहीं बल्कि वो एस को असाइन हो रही होगी, क्योंकि ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो जरा हाजिर दिमागी से सुनिए लेक्चर को, समझे कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी फाइनल आएगी, उसके बाद वो किसको असाइन हो रही है? एस को, यानी एस क्या है? डिस्टेंस बताएगा कि कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। उसके बाद हम उसको प्रिंट करा देंगे जो एस में वैल्यू होगी और हमारा प्रोग्राम एंड होगा, यानी प्रॉब्लम हमारी सोल्व होगी। तो हमने एग्जाम्पल 3 भी देख ली। अब एग्जाम्पल 4 देखते हैं जो कि एक लूप की तरह काम करेगी। इसको समझते हैं एक स्टेप करके, और इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको मजीद कंसंट्रेट करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आप सम बताएं मुझे पहले 50 नेचुरल नंबर का। हमें पता है 0 से लेकर 50 तक जो नंबर है 1 2 3 वो सारे नेचुरल नंबर है। अब इन सब का उसने कहा मुझे सम चाहिए। सम का मतलब सबको ऐड करते जाओ, 0 में 1 ऐड करो, फिर 1 में 2 ऐड करो, जब वो 3 हो जाए तो उसमें 2 के बाद फिर 3 ऐड करो, 6 हो जाएगा, 6 में फिर 4 ऐड करो, फिर आगे 4, ऐसे सारी चीजें आप ऐड करते जाओ 50 तक। ठीक है, ये उसका मेन मकसद है। तो अब हम इसको सम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे अपने एल्गोरिथम में। सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट लिया, उसने कहा इस वक्त मेरा सम 0 है, यानी अभी मैंने कोई चीज को ऐड नहीं किया तो मेरा सम क्या है जी? 0 है। अभी नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट होता है तो हमने लेट किया कि n इज इक्वल टू 0, यानी हमारा नेचुरल नंबर इस वक्त 0 है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये आपने रिपीट करना है 5 और 6 वाले जो स्टेप है इसको जब तक हमारा n 50 से लेस देन है, यानी 0 से n को 50 तक लेके जाना। कैसे लेके जाएंगे? इस वक्त तो n 0 है, जरा सोचिए कि n इस वक्त क्या है? 0 है, और मैं चाह रहा हूं कि n 50 तक जाए, तो कैसे जाएगा? यानी n में इंक्रीमेंट करते जाएंगे हम। n की वैल्यू 0 है, इसमें +1 करेंगे तो 1 हो जाएगी, फिर 1 में +1 करेंगे 2 हो जाएगी, फिर 2 में +1 करेंगे 3 हो जाएगी, यानी इसमें हम +1 ऐड करेंगे 50 तक, जब तक n हमारा लेस देन 50 तक होगा। और हर मर्तबा हम क्या करेंगे? n की वैल्यू 0 है तो हमने नेचुरल नंबर को ही तो ऐड करना है, तो 0 को सम में ऐड कर देंगे तो 0 होगा। अगली मरतबा n 1 होगा तो उसको सम में ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, सम 1 हो गया, और n 2 हो गया। इसी तरह फिर n की वैल्यू 2 है, सम की वैल्यू 1 है, तो पिछला 1 जो है उसमें 2 को ऐड कर देंगे, फिर सम 3 हो जाएगा और n भी 3 हो जाएगा। फिर n सम पे आएगा तो सम 3 था पहले, और n ऐड कर देंगे सम में तो सम 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जब तक n 50 तक नहीं जाएगा तो हर मरतबा n की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर सम में ऐड होती जाएगी, और जब 50 तक हो जाएगा
तो ये खत्म कर देंगे इनको रिपीट करना और हम 50 तक सम हमारा मिल जाएगा हमें। ये कैसे मिलेगा, ये आगे उन्होंने लॉजिक डिफाइन किया कि सम में क्या ऐड करते जाओ, एक तो सम की वैल्यू जो होगी और उसमें n ऐड करते जाओ, तो सम की वैल्यू हर मर्तबा 0 नहीं होगी, सम की वैल्यू ये वाली ऐड होगी हर मर्तबा। इस वक्त तो सम 0 है तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। उसके बाद हमने कहा कि n में +1 कर दो, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 + 1 1 हो जाएगी। और उसके बाद प्रिंट नहीं करना सम को, बल्कि दोबारा से 5वां और छठा स्टेप रिपीट करना है जब तक n 50 से छोटा है। तो n की वैल्यू तो 1 होगी, तो 1 यहाँ पर हम चेक करेंगे 50 से छोटा है, जी हाँ छोटा है। सम की 0 थी तो यहाँ पे 0 रहेगा और +1 यानी n की वैल्यू इस वक्त 1 है, तो सम में क्या आ गया, 1 आ गया। अब सम में 1 है, 0 नहीं है। इसी तरह इस वक्त n में 1 है, 0 नहीं है। फिर हम n पे आएंगे, n में वैल्यू 1 है, 1 में 1 ऐड होगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये वाले n की वैल्यू 2 होगी। तो इस वक्त जब इसकी 2 है तो दोबारा से चेक करेंगे, भाई 2 50 से छोटा है, जी हाँ छोटा है। तो यहां पर हम आएंगे तो इस वक्त सम की वैल्यू क्या है, 1, 0 नहीं है क्योंकि अब सम आगे जा रहा है, उसमें n ऐड हो ही जा रहा है। तो सम की वैल्यू 1, n की वैल्यू इस वक्त 2, तो 1 2 3 हो जाएगा। अब सम की वैल्यू 3 होगी। अब हम अगले पे जाएंगे, n पे जाएंगे, n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 में 1 ऐड होगा तो ये भी 3 हो जाएगी। इस तरह n तब तक चलता जाएगा, हर मर्तबा अपना एक आगे जाएगा और जब तक वो 50 से छोटा है सम में ऐड होता जाएगा। तो बेसिक मतलब ये है कि n में एक ऐड करने का मतलब ही यही है कि हर एक जो नंबर है, नेचुरल नंबर है, वो सम में ऐड होता जाए। तो पहले n की वैल्यू 0 ऐड होगी, फिर 1 ऐड होगी, 2 ऐड होगी, 3 होगी, 4 होगी, और जो इसकी पिछली वैल्यू होगी वो सम बनता जाएगा, उनको जोड़ते हुए सम बनता जाएगा और सम में अगला नंबर ऐड होता जाएगा। कब तक, जब तक n 50 से छोटा है। उसके बाद हम सम को प्रिंट कर देंगे और हमारा प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो जाएगी, तो ये एंड हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही अहम आपका एल्गोरिथम था जिसमें हमने लॉजिक देखा है। हो सकता है पहली मरतबा आपको समझ ना आए, कोई घबराने की जरूरत नहीं, परेशानी हो जाना ये क्या लॉजिक है, क्या चीज है। बस आपने एक प्रॉब्लम को देखना है, उसके सोल्यूशन को समझना है, उसके बाद उसे लिखना है। समझ नहीं आ रही उसको टाइम दे, 10 मिनट दे, 5 मिनट की ब्रेक लें, दोबारा बैठे, दोबारा उसे समझे, तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। तो अभी के लिए हमने कुछ एग्जांपल्स देखी एल्गोरिथम की, आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।